प्रथा को समाप्त किया जो किसमें थी? खोड़ जनजाति में थी। खोड़ जनजाति मध्य भारत से लेकर के गुजरात भारत में निवास करने वाली जाति थी। नरबलि का मतलब था कि अपने बच्चों की बलि दे देते थे। आदमियों की, कहते थे कि कोई बीमारी गांव में फैल गई तो आदमी की बलि दे देते थे। किसी ने बता दिया अंधविश्वास में, इस आदमी को मार दो, इस महिला को मार दो तो गांव की हमारी ठीक हो जाएगी। ऐसा चलता था। ठीक है, सारे दोस्तों का स्वागत है, ध्यान देंगे। डलहौजी। डलहौजी भारत में बच्चे जो आपका 1848 से 56 रहा, इसका कार्यकाल इंपोर्टेंट है। इसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। डलहौजी से पूछे जाने वाले प्रश्नों में क्या क्या शामिल है? डलहौजी को राज्य हड़प नीति, इसने राज्यों को हड़पा। राज्य हड़प नीति को ही व्यपगत का सिद्धांत यानी हड़पने का सिद्धांत, शांतिपूर्ण विलय की नीति, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या लिखा हुआ है ये? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सब क्या था? इसको गोद निषेध नीति भी कहा जाता है। गोद निषेध नीति यानी कि किस राजा के यदि अपनी स्वयं की औलाद नहीं है, यानी स्वयं का पुत्र उन्होंने स्पेसिफाई किया, बोले अगर किसी राजा के स्वयं का बेटा नहीं है तो उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश राज के अधीन हो जाएगा, ब्रिटिश राज के अधीन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं राज्य की हड़प नीति की। इसने राज्यों को हड़पना शुरू किया। सबसे पहले इसने महाराष्ट्र में 1848 में सतारा को हड़प लिया। ठीक है, जैतपुर और संभल 1849 में हड़पे, उदयपुर को 1852 में, झांसी के लिए प्रयास इसने शुरू किए 1853 और कामयाब हुआ कब? 1854। तो इसको 1853 और 54 दोनों लिखा मिलता है, 53 है तो उसको 54 लिख लेंगे। ठीक है, नागपुर 1854, ये सब किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा मिला लिए गए। डलहौजी ने ये सब क्या कर लिया? हड़प लिया। यानी कि इन राजाओं के अपने बच्चे नहीं थे, राजाओं के अपने बच्चे नहीं थे। डलहौजी क्या करता है? इन सबको हड़प लेता है। आगे आते हैं, यहां देखो ध्यान से। अवध, अब राज्य तो हड़प ही रहा था अगर बच्चा नहीं है, लेकिन एक अवध था। अवध, अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। अवध में कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। तो जो वाजिद अली शाह है ये अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, सॉरी, अवध का अंतिम नवाब नहीं, 1856 में नवाब था, ये समझ सकते हैं 1857 क्रांति के समय पर। तो वाजिद अली साहब पर इन्होंने आरोप लगाए कि तुम अवध का जो शासन है वो सही से नहीं चला पा रहे हो। और इसके बारे में ये स्टेटमेंट किसने दिया? आउटरम ने कहा कि जी, आउटरम कहता है कि जी ये वाजिद अली साहब ठीक से शासन नहीं चला रहा है। उसकी रिपोर्ट उसने दे दी, बोला इसको भी हड़प लो। ये बोले यार अभी तक तो बच्चे वाली बात थी कि बच्चा नहीं होना चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं, हड़प लो इसको। और ऐसे ही इसने बरार क्षेत्र को दक्षिण में और ऐसे ही अवध क्षेत्र को, दोनों को कुशासन के आधार पर इसने हड़प लिया। ठीक है, रेलवे का जनक कौन है? रेलवे का जनक, क्योंकि इसके समय पर रेल चली 1853 में पहली रेल चली मुंबई से थाने। ठीक है, डाकघर पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय पर आया? 1854। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, जो टेलीग्राफ भेजे जाते थे पुराने समय पर, तार सूचनाओं के लिए भेजे जाते थे, वो भी इसके समय शुरू हुआ। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, क्या बोलते हैं इसको? पीडब्ल्यूडी। आप अक्सर कहीं देखा आपने पीडब्ल्यूडी लिखा हुआ? मेट्रो के पिलर्स पर लिखा रहता पीडब्ल्यूडी। लोक निर्माण विभाग भारत का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट भी इसको माना जाता है कि घूस सबसे ज्यादा इसी में चलती है, क्योंकि किसी भी देश का बेसिक स्ट्रक्चर पीडब्ल्यू पर निर्भर करता है। लोक निर्माण विभाग, निर्माण कार्य इसी पर निर्भर करता है। तो ये जितना स्वच्छ होता है उतना भ्रष्टाचार कम होता है। ठीक है, आगे वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जिसको हम अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा शब्द सारे बच्चे बताइए, मैंने आपको बताया था मैग्ना कार्टा क्या होता है। सन 1600 में बताया था मैंने आपको, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आप पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे, मौल अधिकारों को पढ़ते समय 1215 में मैग्ना कार्टा जारी हुआ। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है घोषणा पत्र। तो इसने कहा डलहौजी ने कि प्रत्येक प्रांत में क्या होगा? प्रत्येक प्रांत में आपका अंग्रेजी शिक्षा के लिए एक शिक्षा विभाग बनेगा।
एक शिक्षा विभाग बनेगा। तो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में फैलाने का काम जो मैकाले ने सोचा 1835 में, उसको पूरी तरह कामयाब किया वुड डिस्पैच ने। इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा का एक घोषणा पत्र इसको कहते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? मसौदा तैयार करना। जैसे आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चीफ थे, यानी मसौदा समिति के प्रमुख थे। मसौदा क्या होता है? किसी चीज का प्रारूप तैयार करना कि वह कैसी होगी। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो डलहौजी ने उस बारे में सोचा कि विधवाओं का विवाह फिर से होना चाहिए कि नहीं। आप बताएं, होना चाहिए कि नहीं। तो इसने अच्छा सोचा, लेकिन हिंदुस्तान में ये सोचा जाता था कि विधवा की शादी दोबारा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग उसमें परिवर्तन कर रहे थे। जो प्रोग्रेसिव लोग थे, जो समय के साथ चलने वाले लोग थे, उन्होंने विधवा को सम्मान देना शुरू किया, उसकी शादियां शुरू कर दी थी एक्ट आने से पहले ही। लेकिन बहुत सारे दकियानुसी लोग, रूढ़िवादी लोग, ऑर्थोडॉक्स पीपल्स, जो पुरानी परंपराओं में बंधे हुए थे, उसको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। डलहौजी ने इसके लिए ड्राफ्ट बनाया, लेकिन डलहौजी के टाइम पे लागू नहीं हुआ। ये विधवा पुनर्विवाह के लिए किस व्यक्ति ने प्रयास किए थे, बताएंगे जरा? कौन भारतीय थे? विधवा पुनर्विवाह के लिए, क्या बोलोगे? पुनर्विवाह के लिए प्रयास किसने किए थे? आप कहेंगे विधवा पुनर्विवाह के लिए भैया जी जो प्रयास किए वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। किसने? विद्यासागर जी ने प्रयास किए हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। तब जाकर के ये एक्ट बना। और जैसे ये एक्ट बना, मैंने बोला कि भारतीय लोग तो भड़क गए। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक कारण माना जाता है ये। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को क्या कर दिया गया? ड्राफ्ट कर दिया गया। बोले अब विधवा की दोबारा शादी हो जाएगी। भारत के लोग तो भड़क गए, एकदम से बढ़ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। कटिंग सही हुई है ना मेरी? तुम ये बताओ। अभी मैं तुमको ऐसे चंपू सा लग रहा हूँ, अजीब अजीब सा, लेकिन एकदम से नया देखा होगा ना तुमने मैं कि बाल बड़े बड़े, इतने ज्यादा ही बड़े कुछ हो गए। मैं लगातार सोच रहा था उनको कटवाने का। एक दिन से अगला दिन हो जाता, अगले से चौथा दिन हो जाता, और इसी तरह एक महीना हो गया, और साथ ही एक महीना भी हो गया आपका। हाँ, गांव जाए हुए भी एक महीना हो गया, गांव भी नहीं गया। यहाँ से 1 किलोमीटर जो घर है उसी में जाना और आना। आगे आएंगे। कैनिंग 1856 से 62। कैनिंग, कैनिंग किसके बाद में है मित्र, बोलेंगे? कैनिंग 1856 में है। ये भारत का पहला वायसराय बना और अंतिम गवर्नर जनरल बना। इसी के समय आईपीसी 1860 लागू हुई 1862 में। कल ही मैं आपको बता रहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किसने किया? तो डलहौजी के समय तो ड्राफ्ट हुआ कि ये कैसा होगा, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू किसने किया है? कैनिंग ने किया है। ठीक है, थैंक यू। कैनिंग ने किया है। पहला इनकम टैक्स अधिनियम इसके समय पर आया। पहला हाई कोर्ट एक्ट इसी के समय आया। आपने पॉलिटी में दोस्त पढ़ते होंगे आप लोग। हमारे देश में पहला हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, 1862 का है। 1862 1862 में 3 बने थे ना आपका, कलकत्ता, बॉम्बे और आपका मद्रास हाई कोर्ट। ये तीनों 1862 के हैं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए ये। चौथा हमारा 1866 का इलाहाबाद हाई कोर्ट है। उम्मीद करूंगा आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो पहला हाई कोर्ट किसके समय पर? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं मित्र। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं जी वो तो 1774 में खोला गया कलकत्ता में। तो वो सुप्रीम कोर्ट है जो आप आर्टिकल 124 में पढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 214 वाले हाई कोर्ट की। तो क्या बोलेंगे? उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया? 1861 में आया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे मेयो, मेयो बोलेंगे। या इसके समय एक चीज और याद रख लो, कैनिंग के समय 1858 में विक्टोरिया ने घोषणा की इलाहाबाद में। 1858 की विक्टोरिया की घोषणा जो इलाहाबाद में उसने की थी। विक्टोरिया महारानी थी। विक्टोरिया की घोषणा, घोषणा क्या की इसने? पूछा जाता है कब की? 1858 में। और जो व्यवगत सिद्धांत था, यानी जो हड़प नीति थी, हड़प नीति ही लिख लीजिए, व्यवगत थोड़ा कठिन शब्द होता है, हड़प नीति आसानी से याद हो जाता है।
हड़प नीति को वापस लिया, हड़प नीति को वापस लिया। तो मित्र, कभी मैं आपसे पूछूं 1857 की क्रांति के समय कौन था, तो आप कहेंगे 1857 क्रांति के समय भी कैनिंग था। कैनिंग का शासनकाल भी इंपॉर्टेंट है। यानी 48 से 56 कौन है? डलहौजी है। और 56 से 62 कौन है? 56 से 62 है आपका बच्चे कौन? कैनिंग। ठीक है। मेयो, मेयो आया 1869 से 72। भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना इसी के द्वारा की गई। पहली अनियमित जनगणना इसी के समय पर हुई। अनियमित का मतलब फिक्स नहीं थी, निश्चित नहीं थी। पहली नियमित, आप लोग जनगणना के बारे में जानते होंगे, इकोनॉमिक्स में आपने यह पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे। प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है। अंतिम जनगणना हमारी 15वीं जनगणना जो सन 2011 की थी मित्र, याद है ना वो? ठीक है, आगे याद है मित्र, याद रखना इस बात को। क्या हो गया सर जी? पीछे 1852 लिख गया था, कहाँ 1852 हो गया? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये 1852 होगा? नहीं मित्र, 56 है। अगले 56 इसीलिए क्योंकि किसका काल खत्म हो रहा था? डलहौजी का। और काल शुरू हो रहा था आपका किसका? कैनिंग का। ठीक है पगलू बच्चू, आ गया। इनको ब्लॉक कर दो, हाँ इन वालों को, यही आ गया। मेयो, पहली प्रायोगिक अनियमित जनगणना 1872 में हुई। 1872 में। इसका मतलब है कि भैया ये क्या हर 10 साल में होती थी? नहीं। नियमित किसके समय पर शुरू हुई आपका बोलेंगे? लिटन के समय या रिपन के समय? रिपन के समय। ठीक है। तो 1869 से 72 भारतीय सांख्यिकी विभाग की स्थापना और पहली नियमित जनगणना। इससे एक व्यक्ति चिढ़ गया, शेर अली। शेर अली ने एक बार क्या किया, मेयो को, जब ये अंडमान में घूम रहा था, अंडमान निकोबार में, अंडमान और निकोबार में चाकू मार दिया। अभी एमटीएस में पूछा, चाकू मार दिया। चाकू क्या मार दिया? जान से ही मार दिया। तो मेयो की हत्या कहां पर कर दी गई? भारत में। मेयो की हत्या भारत में कर दी गई। ठीक है। लिटन आया। लिटन खतरनाक आदमी है। भारत में अगर बात करें सारे में, जैसे करजन बदनाम है उसी तरह लिटन भी बदनाम है, और इसने काम भी गलत किए। ठीक है। क्या बोलेंगे? लिटन 1876 से 1880। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा। एक बार थम्स अप करके बोलिए, मैंने दिल्ली दरबार आपको बताया था, 3 दिल्ली दरबार लगे। कैसे पैसा खर्च करते थे ये? आज समझो जैसे इनके फूफा आ रहे हो, ब्रिटेन की महारानी या उसके राज परिवार से कोई सदस्य आता और ये गवर्नर क्या करते यहाँ पर, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करते, सारी व्यवस्थाएं। ठीक है। 1877 प्रथम दिल्ली दरबार लगा। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेकर के आया। वर्नाकुलर का मतलब होता है दोस्त देशी भाषा। देसी भाषा। देसी भाषा से क्या मतलब था? हमारी भाषा कौन सी थी? देसी भाषा को, जैसे राजस्थान की राजस्थानी हो गई, यहाँ हम वेस्ट यूपी की बात करें, आपका खड़ी बोली हो गई, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा, पानीपत, सोनीपत, एनसीआर की जो ये भाषा है, ये खड़ी बोली। तो वो क्या है? वो सब देसी बोली है। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी बोली, वर्नाडिक्ट भी बोलते हैं, देसी भाषा कह सकते हैं। तो हम लोगों को कोई जब मैसेज देना होता था तो हम अपनी भाषा में लिख देते। हम अपने लोगों को जगाते कि यार तुमको अंग्रेजी शासन के खिलाफ उठना होगा। पत्रिकाओं में लेख लिखे जाते हैं। अंग्रेजों ने कहा, बेटा अपने लोगों को भड़काते हो अपनी भाषा में, अपनी भाषा में। एक काम करो, देसी भाषा बंद करो। अब सब अखबार किसमें? अंग्रेजी में। आदेश कर दिए, क्योंकि एक्ट ले आया कि अब देसी भाषा में कोई अखबार नहीं छपेगा। और इस एक्ट का टारगेट अखबार था, क्रांतिकारी अखबार था उस समय, टारगेट था इसका सोम प्रकाश अखबार। कभी आपसे पूछा जाए कि ये वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लेकर के आया लिटन, ये बेसिकली किस अखबार के लिए? क्रांतिकारी अखबार था उस समय का, फिर बंद होना पड़ा, बाद में अपनी प्रसिद्धि नहीं पा पाया। शिशिर कुमार घोष की अंग्रेजी में छपने लगी पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका थी एक,
अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला में छपती थी, साप्ताहिक थी, लेकिन एकदम से बदल गई, अंग्रेजी में छपने लग गई क्योंकि रोक लग गई थी। अब अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, जो शिक्षित होगा वही पढ़ पाएगा। तो भारत के विचारों को रोकने का प्रयास किया गया, ठीक है, प्रयास किया गया। लिटन ने और क्या किया, भारतीय शस्त्र अधिनियम लेकर के आया। बोला अब भारतीय अपनी मर्जी से शस्त्र नहीं रख पाएंगे। लाइसेंस समझते हो ना, बहुत सारे लोग रिवॉल्वर का, पिस्टल का, बंदूक का लाइसेंस बनवाए रखते हैं। तो पहले हथियार होते थे, लेकिन ये एक्ट लेकर के आया कि अब हथियार नहीं रखोगे। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1858 से ही विचाराधीन था। 1857 की क्रांति के बाद से ही इस पर रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी कि कहीं भविष्य में भारतीय फिर से इकट्ठा होकर ना लड़ने लग जाएं, और इस बार बंदूकों से ना लड़ने लग जाएं। पहले तो लाठी वाठियों से ही लड़े 1857 में, तो तभी इन्होंने हमारे नाक को चने चबा दिए, ठीक है। आगे आएंगे। भैया एनसीआर के बारे में बता दीजिए क्या कैसे होता है। स्वीटी सिंह, बच्चा दिल्ली के एकदम मध्य से 100 किलोमीटर आसपास का सर्कल खींच दे तो यही एनसीआर है। सेंट्रल दिल्ली से आसपास का 100 किलोमीटर का जो एरिया है वो एनसीआर है, जिसको हम नॉन कैपिटल क्या बोलते, सॉरी, नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। 1991 को घोषित है, 1993 में पूर्णतः कार्य करने लग गया था। सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों की उम्र 21 से घटा करके 19 कर दी। बोला अगर कोई यूपीएससी, जो आज यूपीएससी होता है, पहले वो आईसीएस होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, बोला अगर आईसीएस अधिकारी बनना है, कलेक्टर बनना है, तो 19 की उम्र तक बन जाओ। कर रहा है मजाक, नहीं कर रहा है। 19 की उम्र तक। और तुम कहोगे भैया 19 की उम्र में कैसे कलेक्टर कोई बन जाएगा। हम 19 की उम्र में तो ये पूछते घूम रहे हैं, भैया जी कैसे पढ़ें, भैया जी कैसे सोएं, भैया जी खाना कैसे खाएं, भैया जी। तो 19 की उम्र में कलेक्टर मजाक करना चाह रहा बच्चों के साथ में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक देखो, एक पवन धेवा जी ये कह रहे जी एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये सर्च नहीं करना चाहते, ये क्या कलेक्टर बन जाते 19 साल की उम्र में। तो ये कह सकते हैं हम मजाक किया, मजाक करना चाह रहा था भारतीयों के साथ में, ठीक है। आगे आएंगे। तो कहने की बात है रिपन, एक लड़की का मैसेज तो देखो कल मेरे पास, शर्म आती है मुझे ऐसी परवरिश पर भी। कह रही भैया जी मैं आपसे कुछ पूछूं तो मना तो नहीं करोगे, डांटोगे तो नहीं। मैंने कहा नहीं डांटूंगा, बताओ भैया जी आप कॉल नहीं करेंगे क्या। बहुत देर बाद मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा ऑडियो भेज दो, कोई बात होगी। मैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज होते हैं, मैं चाहूंगी तो भी ना देख पाऊं। ऑडियो भेज देना, जब मैं देखूंगा रिप्लाई कर दो। मैसेज आया, भैया जी एक लड़का था, उसके पास में मैसेज करती थी, वो मुझको पढ़ाई में डिस्टर्ब करता था। एक दिन मैंने गुस्से में उसको बोल दिया कि ब्लॉक कर दो मुझको, उसने मुझको ब्लॉक कर दिया। भैया अब मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। भैया मेरा 30 तारीख को बर्थडे है, और बर्थडे है भैया, उसका मैसेज नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी भैया, मैं क्या करूं भैया। याद करेगी, इसलिए इसलिए तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पैदा किया कि जो तुम्हारी अध्ययन की उम्र है उसमें तुम इश्क लड़ाओ। तो वो कह रहा है कि 19 की उम्र में अधिकारी बन जाओ, लोग बनते हैं। तो मजाक कर रहा, कहने की बात यह है क्योंकि बच्चे तो भटके हुए। रिपन कारखाना अधिनियम लेकर के आया। कारखाना अधिनियम में क्या था कि जो आपके मजदूर बच्चे हैं, यानी बच्चे के, इसमें कहा 14 से कम के बच्चे के यहाँ पे तुम काम नहीं करवाओगे, और 14 से कम से काम कराते हो तो बहुत हल्का कार्य होना चाहिए, बहुत हल्का। प्रथम नियमित जनगणना कब हुई है, 1881 में। इसके बाद में हर 10 साल में जनगणना होती है। कब होती है, हर 10 वर्ष में। बेटा पहला फोकस आपका आपकी सफलता के लिए होना चाहिए। इस दुनिया की हर चीज को इग्नोर कर दो तुम, हर एक चीज को जो तुम्हारी सफलता के आड़े आती हो, क्योंकि अगर तुम सफल नहीं हुए ना, तो दुनिया के और लोगों की तो बात छोड़ो, स्वयं स्वयं आपके परिवार के, आपके ब्लड रिलेशन वाले, रक्त संबंधी आपकी एक तुच्छ तिनके के बराबर कीमत नहीं करेंगे। ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये कड़वा सत्य है, इस बात को स्वीकार कर लो। इग्नोर
एवरीथिंग, इग्नोर एवरीबॉडी, सब कुछ नकार दो जो तुमको लगता हो कि तुम्हारी सफलता के आड़े आता है, क्योंकि एक ना एक दिन तो वो छोड़ ही जाना है अगर तुम असफल रह गए तो। ये बात तय है, ये प्रकृति का नियम है, इसको छाप के लिख लो। वो दिक्कत, पहली नियमित जनगणना किसके टाइम पर हुई है? रिपन के टाइम पर हुई। मतलब रिपन ने अच्छे काम किए। इसने बोला, हे लिटन नालायक, इन लोगों के अखबारों पर रोक लगाता है पागल, फिर ये अपनी बातचीत कैसे करेंगे? ऐसे नहीं बोला होगा हालांकि। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसने खत्म कर दिया। कब खत्म हुआ? 1882 में। साथ में ही भारतीय जो शस्त्र अधिनियम आया था, जो रोक लगाई थी, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1882 में, अधिनियम 1882 में, इसको भी खत्म कर दिया। बोला ये हथियार भी रख सकते हैं लोगों को सुरक्षा आदि के लिए जरूरी है, तुम क्यों मना करते हो? इल्बर्ट बिल लगातार परीक्षाओं में एसएससी का हॉट क्वेश्चन है बच्चे, हॉट क्वेश्चन। ऐसा मैंने नहीं देखा 2 वर्षों से एसएससी का कोई एग्जाम हो और ये ना पूछा गया हो। इल्बर्ट बिल किसके समय पर आया? तो बोलेंगे रिबन के समय पर। ये क्या कहता है रिपन? ये कहता है कि अब से पहले क्या था कि जो अंग्रेज लोग थे उनका मुकदमा सिर्फ यूरोपीय जज सुनते थे, अंग्रेज जज ही सुनते थे। इसने कहा कि भारतीय जज अंग्रेजों का मुकदमा अब सुन सकेंगे और फैसले भी दे सकेंगे, फैसले भी दे सकेंगे। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक इसको कहते हैं। स्थानीय शासन मतलब लोकल जो बॉडीज होती हैं, जैसे हम बात करते हैं आपका ग्राम स्तर पर हो गया ग्राम प्रधान, फिर आपका ब्लॉक स्तर पर होता है, खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो स्थानीय स्वशासन को इसने शुरू किया। हंटर कमीशन ये शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? शिक्षा से। ठीक है। ये किसके समय पर शुरू हुआ? ये शुरू होता है भैया हमारा किसके समय पर? क्या बोलोगे? आपका सारा का सारा रिपन के समय। फिर आता है आपका डफरिन। हाँ, इसने एक और काम किया था रिपन ने जो एज उसने की थी ना 21 से 19, उसको इसने कैंसिल करके वापस 19 से 21 भी कर दिया था आईसीएस परीक्षा के लिए। इसने बोला यार 19 की उम्र में बच्चे कैसे पास कर लेंगे, बुद्धू बच्चे होते हैं बहुत सारे थे इस उम्र में। ठीक है, ठीक है हर्षित, बहुत सारा थैंक यू। चलो एक बार भैया इनके नाम के आगे लॉर्ड लगा सकता हूँ क्या मैं? बेटा तुम इनके नाम के आगे हमारे से श्री श्री 15 लाख बार लगा लो, तुम्हारे लिए कुछ किया हो इन्होंने तो बिल्कुल लगाओ, सम्मान झलकता हो तो। मेरे साथ तुम डफरिन का एक फोटो लेके और अपने गांव के गेट पर लगवा दो, घर में लगवा लो एक फोटो, पेंटिंग लगा लो। मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा मित्र। मुझे इनमें लुटेरों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इन्होंने बोला अच्छा भैया अंग्रेज ना होते तो हमारे देश का विकास ना होता। रेल लाइन नहीं दी इन्होंने हमें। रेल लाइन भैया इसमें तुमने तुम्हारे चाचा को बैठ के चलने के लिए इन्होंने रेल नहीं बनाई थी। भारत से सामान ढोने के लिए, भारत का कच्चा माल यहां से ढोने के लिए रेल चलाई थी इन्होंने। डाक तार इन्होंने अपनी सूचनाएं भेजने के लिए चलाया है। भैया विधवाओं की शादी तो इन्होंने करवाई है, तो समाज में अच्छा मैसेज दिया, कुछ अच्छे काम भी है। लेकिन डलहौजी की खोपड़ी में नहीं आ गई। हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके लिए लड़े। तो तुम हमारे से इनको जो उपाधि देना चाहो वो दो। मेरी नजर में ये सिर्फ लुटेरे हैं, ऐसे व्यापारी जो व्यापार की दृष्टि से आए और दब के जम के लूटा, जम के जितना लूटा जा सकता था उतना लूटा। कॉलेज बनवाए तो अपनी शिक्षा थोपने के लिए बनवाए। अगर मैं बोलूं विकास का काम 5% हुआ तो लूट का काम 95% हुआ। मेरी नजर में बच्चे ये भगवान नहीं है। मैं क्यों लॉर्ड लिख दूं इनको? है? आगे आए कोई बोले। डफरिन के समय कांग्रेस का गठन हुआ, ये तो हम बात कर ही चुके थे। लैशडाउन के समय दूसरा कारखाना अधिनियम आया। डूरंड आयोग यानी 1893 में डूरंड लाइन खींची गई। डूरंड लाइन किस किस के बीच है? आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में।
बच्चे जो अखंड भारत था, मैंने आपको बताया था अखंड भारत के कितने हिस्से हुए हैं। 1893 पहला हिस्सा अफगानिस्तान, 1935 के द्वारा अधिनियम के द्वारा 1937 म्यांमार भारत का हिस्सा था। 1947 पश्चिमी पाकिस्तान, 1971 पूर्वी पाकिस्तान को बना दिया गया बांग्लादेश। ये सब किसके हिस्से हैं? ये भारत के। और इससे पहले तो ना जाने कितने विभाजन हुए। ये तो अंग्रेजों के समय के हैं। भारत को किसने बांटा? हिंदू मुसलमान का बीज किसने बोया? अंग्रेजों ने बोया। अंग्रेजों ने बोया। इस भारत में सब लोग, सारे धर्म पहले संभाव से रहते थे। बंगाल विभाजन जैसी चीजें, मुस्लिम लीग जैसी चीजें पैदा कर देना, भारत में भारतीय मुसलमान और भारतीय हिंदुओं के बीच की खाई बढ़ा देना, ये अंग्रेजों ने किया। तो तुम्हारे लिए लॉर्ड होंगे, हमारे लिए नहीं है। बीज बोगे हमारे लिए। तो ठीक है, डूरंड लाइन खींची गई, करजन। और फिर कोई करता है तो फिर तुम नेहरू जी क्यों नहीं पूछते भाई? नेहरू जी के समय भी तो काम हुए। देश में IIT IIM बने। इतने टेक्निकल प्रधानमंत्री आजादी के बाद ये कहा कि ये देश डूब जाएगा, सरवाइव नहीं कर पाएगा। तब उन्होंने 5 ईयर प्लान चला करके देश को विकसित किया। फिर कमियां क्यों ढूंढते हो? मतलब अंग्रेजों के नाम के आगे लॉर्ड लगाने को तैयार हो, नेहरू जी के नाम के आगे लॉर्ड नहीं लगाओगे। वाह रे मेरे देश के नागरिक, क्या खूब तुमने पढ़ाई की है। अरे जी, उन्होंने भारत को रेल नहीं दी तो क्या नेहरू जी ने कुछ नहीं दिया? क्या नेहरू जी के नाम का कभी लॉर्ड लगाया? देश के किसी प्रधानमंत्री, हर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में विकास कार्य किए। उनके नाम के आगे तो आपने कभी लॉर्ड नहीं लगाया। लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम के आगे तो लॉर्ड नहीं लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के आगे तो लॉर्ड आपने नहीं लगाया। चौधरी चरण सिंह जी के नाम के आगे तो, उनको तो चौधरी बोल रहे हैं, उनके नाम के आगे तो लॉर्ड नहीं लगा रहे हैं आप। अपने लोगों पर गर्व करना सीखो थोड़ा। क्या विदेशियों को किताबों में लिखा होता रहा, हमारी किताबों में लिखता है। पब्लिकेशन छाप के दे देता, पीछे से इधर कॉपी पेस्ट। कितनी बार बोल लिया, न जाने कितनी बार, लेकिन रह ही जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बच्चे ने पूछा है जी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारतीय बच्चा जो अच्छे काम कर रहा था, रिपन अच्छे काम कर रहा था, इसीलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनको कहा भारतीय समाज का उद्धारक। आगे आएंगे, बंगाल विभाजन 1905 में, इसको लॉर्ड कह दे हम है? इसने हिंदू मुसलमान का बीज बो दिया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, मैं आपको बता ही चुका। बंगाल विभाजन हम पढ़ेंगे भी। पुलिस आयोग 1902 में इसने बनाया। प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून 1904 में किसने बनाया? इसी ने बनाया। दूसरा दिल्ली दरबार किसके टाइम पे लगा है? वो करजन के टाइम पे लगा है। कह रहा है कि इस टाइम पे भी अंग्रेज आए और उनका स्वागत किया गया, भरपूर स्वागत किया गया। यहीं पर बंगाल में इस समय अकाल भी पड़ा था। अकाल आयोग की स्थापना इसी के समय हुई। अकाल आयोग 1899 में हुआ स्थापित, और इसका जो अध्यक्ष बनाया था वो बनाया था मैकडोनाल्ड को। किसको? मैकडोनाल्ड को। मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड को। करजन। वेरी गुड, बहुत शानदार। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूछना है तो मित्र, आज का दिन 28 सितंबर तुम्हारी रगों में बहना चाहिए, हर छात्र की रगों में। 28 सितंबर 1907 भारत की इस जमीन पर एक महान सपूत सरदार भगत सिंह जी का जन्म हुआ। लगाइए भगवान सरदार भगत सिंह जी, ये देश उनको राष्ट्रपुत्र तक नहीं कह पाया। देश ने राष्ट्रपिता तो तय कर दिए, लेकिन राष्ट्रपुत्र तय नहीं कर पाया। बड़ी विडंबना है इस देश की। आप सोचो, आप किन लोगों को सम्मान देते हैं? एक आदमी छोटा सा बच्चा भारत की क्रांति के सोचते हुए 19 साल की उम्र में लाखों सक्रिय लोगों की एक सभा, नवयुव सभा, जिसको नौजवान सभा के नाम से जानते हैं, भगत सिंह जी ने खड़ी कर दी थी। तुम 19 साल की उम्र में इश्क लड़ा रहे हो? तुम 19 साल की उम्र में रो रहे हो मैं GS कैसे पढ़ूं?
जीएस याद नहीं होती। 19 साल के एक लड़के ने संगठन बनाया, इसको बोलते हैं खून में उबाल। उसने कहा कि मैं भारत की आजादी के लिए लड़ूंगा। ये ब्लड होता है, खौलता हुआ खून मातृभूमि के लिए। और ऐसा ऐसा जोश, अंधा जोश नहीं, ऐसा जोश जिसके साथ में होश है। उनके पिताजी ने कहा, भगत सिंह तुम्हारी फांसी को माफ करने के लिए चिट्ठी लिख देते हैं। शर्म से झुक गए भगत सिंह, बोले पिताजी आपका खून मेरे अंदर है, आप ऐसी बात करते हैं। पगड़ी संभाल और जट्टा आंदोलन चलाने वाले मेरे चाचा ताऊ, मेरे पिताजी, जिनसे मैंने ये सीखा, जिनका एक एक आदर्श मेरे रक्त में आज भी बहता है। कैसे उन्होंने अंग्रेजी शासन की नाक में दम कर दिया था, और आप मुझसे कह रहे हैं पिताजी फांसी की माफी का पत्र लिख दो। मुझे बहुत गलत फील हो रहा है, गलत महसूस हो रहा है। माता भी आई, रो रही है। माता रोती है तो भगत सिंह कहते, मां, भगत सिंह की मां होकर रोती है, भगत सिंह की बेबे होकर रोती है, दुनिया क्या बोलेगी, भगत सिंह की मां रो रही है। उसने बोला, बेटे इस बात के लिए नहीं रोती कि मेरे पुत्र को फांसी हो रही है, मैं इस बात के लिए रो रही हूं कि इस प्रकृति ने मुझे ऐसे भगत सिंह और क्यों नहीं दिए। गर्व होना चाहिए तुम्हें अपने जीवन पे, इस देश के लिए। रो रहे हो भैया जी, याद नहीं होता है। अरे किसने कहा तुमसे तैयारी को याद नहीं होता? तो जब तुम्हारे बस की नहीं है तो कुछ और कीजिए। हो सकता है आप देश में रॉकेट बना पाए कोई। जब तक जुनून नहीं होगा ना अंदर, हो ही नहीं सकता कि जो तुम चाहते हो वो तुम ना पा पाओ। वो तुम्हारा होके रहेगा। सीखिए। इस भारत में महान व्यक्ति, या बोलते हैं कि इस देश में महान व्यक्तित्व की कमी नहीं रही। आप सीखिए, अध्ययन कीजिए। वो फांसी भी जाते हैं तो हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते। आप पढ़ते पढ़ते रो रहे हो, तुम पढ़ते पढ़ते चिंतित होते हो, पढ़ते पढ़ते परेशान होते हो। वो फांसी के लिए हंसते हंसते जाते हैं। क्या बोलता हूं मैं हमेशा से? एक बार बहुत पहले बोला, मैंने बोला, गांधी जी तुम नोटों के बीच हंसते हो, मतलब तुम नोटों पर मुस्कुरा रहे हो। गांधी जी तुम नोटों दे विच हंसदे हो, लेकिन भगत सिंह तुम दिल दे विच बसदे हो। तुम दिल दे विच बसते हो, तुम दिल में बसते हो। होगा अमुक लोगों के लिए, बने कोई कितना बड़ा इतिहासकार, दिखा दे उनके बलिदान को छोटा, तो किसी तुच्छ मानसिकता का शिकार ही इतिहासकार होगा। अच्छा, ये समझो तुम, आपको जो चाहना होता है ना, आपको सोचना चाहिए, आदर्श आपके दिल में बसने चाहिए कि उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया, और हम रो रहे हैं खुद के लिए। अपनी तैयारी तक को हम ठीक नहीं कर पा रहे, हम इस देश के लिए क्या कर पाएंगे? हमसे तो अपनी जिंदगी ठीक नहीं हो पा रही भैया, हम देश की चीजों को क्या ठीक करेंगे? हम युवाओं को क्या मैसेज देंगे भैया? हम तो खुद ही मैसेज नहीं ले पा रहे। हम इस युवा शक्ति को नए उबलते खून के साथ कैसे संचारित करेंगे भैया? हम तो खुद ही मायूस हैं। पर दोस्त, तुमको ताकत बनना होगा, और जब तक तुम ताकत नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक आपकी अपनी निजी परेशानियां आप खत्म नहीं कर पाएंगे, और बाकी सर्वहित की, सर्वमानस की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। फिर ख्याल देखने आप छोड़ दीजिए कि आप एक दिन नायक बनेंगे। आप तो खलनायक हैं। आप स्वयं अपना ही विकास नहीं कर पा रहे, आप अंदर से खुद ही ये महसूस नहीं कर पा रहे। कल एक बच्चा मिला मुझे यहाँ, रेवाड़ी का बच्चा। उसने कॉपी सामने रख के बोला, गुरुजी जो कुछ तुमने पढ़ाया है ना, वो पूछ के देख लो।
बोला कंप्यूटर में पढ़ाया हो, इतिहास में मैंने तुम्हारी सारी क्लास ढूंढी और सारी पढ़ी है। मैंने कहा भाई कितने दिन से तैयारी कर रहे हो? कह रहा 3.5 महीने से। दिल्ली पुलिस मॉक में स्कोर कह रहा जी 65 से कम नहीं आया। दिखा के गया सब कुछ। बोला जी मुझे कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, ना मैं सोचता मुझ पे कुछ नहीं आता, ना मैं किसी से पूछता, मुझे पता पढ़ना ही होगा। क्रांतिकारियों वाली भावना होती है कि करना ही होगा, तभी होगा। आ गया मिनटों सेकंड है 1905 से 1910। दिक्कत मुस्लिम लीग 1906 का गठन इसके समय पर हुआ। कांग्रेस में फूट पड़ी थी। बोलेंगे कौन अध्यक्ष था जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी? बोले एक बार। सूरत अधिवेशन। 1909 में मॉर्ले मिंटो अधिनियम आया, ये आप पॉलिटी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हार्डिंग सेकंड 1910 से 16, इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिल्ली दरबार लगा, ठीक है। गांधी जी वापस भारत आए, कब आए थे? 9 जनवरी। गांधी युग में मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी बस घटनाएं जान लीजिए। होम रूल लीग अभी हम पढ़ेंगे, 1916 का है होम रूल लीग। गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915। ये गांधी युग में हम पढ़ेंगे, एक कक्षा में सारा पढ़ेंगे। होम रूल लीग भारत को आजादी दिलाने के लिए ये आपका एनी बेसेंट और तिलक जी के प्रयास हैं। बीएचयू की स्थापना 1916 में हुई, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। गंगा सिंह जी ने चंदा दिया। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय थे जो पूरे देश में चंदा मांगने के लिए घूमे घर घर। एक यूनिवर्सिटी बनाई, ये लोग पूजनीय है। लोगों से चंदा मांग रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी बन सके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और लोगों के लिए काम करे, आगे चल के शिक्षा का काम करे। आगे चैम्सफोर्ड, लखनऊ पैक्ट किसको बोलते हैं? जब नरम दल गरम दल एक हो गए थे, याद है मित्र? कांग्रेस में मैंने आपको बताया नरम दल के साथ में गरम दल, गरम दल और साथ में आपका क्या बोलेंगे, नरम दल गरम दल। नहीं, मैंने पैक्ट में पढ़ाया था, आपको नहीं पढ़ाया ना अभी कांग्रेस? अभी पढ़ेंगे हम, अभी हम पढ़ेंगे, है ना। मुस्लिम लीग। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 हुआ। खिलाफत आंदोलन क्या था, ये भी हम गांधी युग में ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ याद करना है कि समय, इनका कार्यकाल याद रखो। चेम्सफोर्ड कब से कब तक है? 16 से 21, 16 से 21, ठीक है। खिलाफत आंदोलन, ये देश में तुर्की में एक खलीफा था। तुर्की में मैंने बताया आपको खलीफा की इस्लाम जगत का उसको सर्वोच्च पद माना जाता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, खलीफा पद को हटाने की साजिश कर ली, और 1924 में तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा ने एक कमाल करके भी दिखाया, उसने खलीफा पद को ही खत्म कर दिया। तो जब तुर्की के खलीफा के पक्ष में समर्थन हो रहा था कि नहीं खलीफा को रहने दो, खलीफा, तो भारत के मुसलमान भी इधर ये चिल्लाने लगे कि हम तुर्की के खलीफा के पास में साथ में। भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था, तुर्की के खलीफा ने उनके लिए कुछ ना किया ना दिया, वह ऐसे ही चिल्लाने लग गए। क्योंकि असहयोग आंदोलन का समय था, तो गांधी जी ने भी देखा यार असहयोग आंदोलन में हमको मुसलमानों की आवश्यकता होगी, तो गांधी जी भी साथ हो लिए खिलाफत आंदोलन में। जबकि उसका इस भारत की भूमि से कोई लेना देना नहीं था, भारत की आजादी से उसका कोई लेना देना नहीं था। तो वो खिलाफत जैसे ही, लेकिन वहां पर खलीफा पद खत्म हुआ, तो भारत का यहाँ पर आंदोलन भी खत्म हो गया। 1924 में 5 साल चला था। असहयोग आंदोलन भी इसी समय चल रहा था। क्या बोलोगे? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 पढ़ाऊंगा। रॉलेट एक्ट पढ़ाऊंगा। काला कानून, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कानून किसके समय पर आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ आपका, सरदार भगत सिंह भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अपील करना, महसूस करना। चंपारण सत्याग्रह चैम्सफोर्ड के समय पर। रीडिंग, इसके समय पर चोरी चोरा की घटना है। क्योंकि देखो ये काल याद रख लोगे ना मित्र, फिर कुछ मुश्किल नहीं है। अब मैं तुमसे बोलूं 1921 से 26 के बीच की जितनी घटनाएं वो रीडिंग के टाइम पे हुई। रीडिंग के टाइम पर 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा हुआ। अक्सर इसकी डेट 5 फरवरी रहती है, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाई हुई है, एकदम सरासर गलत है।
यूपीएससी के लिए सबसे बड़ी किताब मानी जाने वाली स्पेक्ट्रम, उसमें डेट गलत लिखी हुई है, संशोधन ही नहीं किया है उन्होंने। 5 फरवरी, 4 फरवरी सही डेट है। असहयोग आंदोलन बंद हो गया। स्वराज पार्टी का गठन इसी समय हुआ, क्योंकि जैसे ही 1922 में आपको बताऊंगा, क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया तो गांधी जी ने लोगों से अपील की कि सब लोग मेरे साथ आ जाओ, मैं 1 साल में स्वराज दिला दूंगा। तो किसानों ने अपनी खेती छोड़ दी, वकीलों ने अपने कोर्ट छोड़ दिए, अध्यापकों ने अपना पढ़ाना छोड़ दिया और छात्रों ने मित्र स्कूल जाना छोड़ दिया और सब लोग गांधी जी के साथ हो लिए। लेकिन जब गांधी जी ने चोरी चोरा कांड हो गया, जब एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे भगवान अहीर, गोरखपुर में, यूपी में, चोरी चोरा में आपको पढ़ाऊंगा विस्तार से, तो थानेश्वर गुप्तेश्वर सिंह था वहां पर। गुप्तेश्वर सिंह ने भीड़ से कहा कि वापस चले जाओ, क्योंकि भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था। भीड़ कह रही थी कि विदेशी सामान हम नहीं खरीदेंगे, विदेशी वस्तुओं की बिक्री बंद करो। गुप्तेश्वर दरोगा ने कहा कि सब वापस चले जाओ, लेकिन भगवान अहीर जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने कहा था बड़े चलो, बड़े चलो। तो वहां उन्होंने गोली चला दी। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस वालों को अंदर बंद किया चौकी में और आग लगा दी। इसी को हम चोरी चोरा कहते हैं। तो गांधी जी ने चोरी चोरा के तुरंत बाद में क्या किया, असहयोग को वापस ले लिया। बोले मैं हिंसा आयत हो गया हूं। सब लोगों ने कहा यार, किसी एक जगह अगर विरोध हो गया है तो गांधी जी पूरे आंदोलन को क्यों वापस लेते हो, ये अपने चरम पर है, ये काम कर जाएगा। बोले नहीं, मैं इसको वापस लेता हूँ। उन्होंने कहा यार एक बात तो बताओ, कश्मीर के किसी गांव में किसी व्यक्ति से अगर कोई अपराध हो गया तो उसकी सजा कन्याकुमारी के गांव के लोगों को थोड़ी दोगे। उनका नहीं, मैं इसको वापस लेता हूं। मतलब कोई सलाह मशवरा ही नहीं किया गया, तो लोग गांधी जी के खिलाफ हो गए। स्टूडेंट सारे गांधी जी के खिलाफ हो गए। उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्र सान्याल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सारे युवा क्रांतिकारी जो थे, ये सब HRA से जुड़ गए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और जितने भी वरिष्ठ लोग थे, उन सब ने नई पार्टी बनाने का, एक पार्टी में कांग्रेस में फूट डली, उसी को हम स्वराज पार्टी कहते हैं। स्वराज पार्टी कब बनी है? जी मैंग सचान। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। किस किसने किया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मेरी बात सुन भी रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूं? कमजोर नहीं होना है बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है? विश्वास रखना है, रिसर्च करनी है, रिसर्च से व्यक्ति बेहतरीन होता है। खुद के ऊपर विश्वास रखिए, किसी को मत बताइए, ना मुझे ना किसी को, कि तुम कमजोर हो। प्रदर्शन करना ही नहीं है कमजोरी का, प्रदर्शन करना है अपने साहस का। साहसी बनिए और हर कुछ सीख सकते हैं। प्रॉमिस करो आज के बाद कोई नहीं बोलेगा जी मुझे याद नहीं होता। जो याद करते हैं बेटा, उनका दिमाग कोई स्पेशल नहीं है, परिश्रम और अभ्यास। ठीक है, HRA हम पढ़ेंगे। HRA का गठन हुआ 1924 में, सचिंद्र सान्याल ने किया था, कानपुर में, हम पढ़ेंगे। काकोरी एक्शन, काकोरी कांड नहीं, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, काकोरी एक्शन। इन्होंने बोला कोई कांड वांड नहीं है, ये हमारे लोगों ने, भारत के लोगों ने भारतीयों के लिए किया है। काकोरी एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ। इसकी डेट बहुत पूछी जाती है, इंपोर्टेंट है। ये रीडिंग के समय की घटनाएं हैं। इरविन के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 34। मैं आपसे पूछूंगा जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ाऊंगा तो किसके समय पर हुआ था? इरविन। 31 में इरविन है, 26 से 31। साइमन कमीशन भारत आया, ये हम पढ़ेंगे। लाला लाजपत राय जी ने किस प्रकार इसका विरोध किया, उनकी जान गई जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बन के उभरेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। क्या था गोलमेज सम्मेलन, हम बताएंगे। सर HRA क्या है बेटा? अभी बताया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये भी तो बोला मैंने, पढ़ेंगे अभी। क्यों दिमाग लगा रहे हो फालतू का अपना कमेंट सेक्शन में बेटा? जब बोला मिलनों में क्या होता था, ये सब बातें करेंगे। इरविन, वेलिंगटन 1931 से 36। सेकंड गोल्ड मेज और थर्ड मेज इसके समय पर हुए, क्योंकि सेकंड हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। पहला हुआ था 1930 में। भारत शासन अधिनियम 1935 आया।
आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, भारत के संविधान का आधार मैक्सिमम चीजें कहाँ से ले ली गई हैं? लगभग 290 के करीब अनुच्छेद कहाँ से ले लिए गए? 395 में से भारत शासन अधिनियम से ले लिए गए। ठीक है। पूना पैक्ट 1932, ये गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप जानिए, लिलित को भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिल्ली पुलिस, देखिए पहली ही शिफ्ट, जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ 2020 का 27 नवंबर को, पहली ही शिफ्ट में पूछा गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन भारत का वायसराय था? तो क्या बोलोगे? लिलित को था। यही कहेगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इस समय, द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी समय चल रहा था, 1939 से 45। यही कहेगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस हमारे साथ हैं। हम इससे पूछेंगे तुझे किसने बता दी? भाई तेरे पापा जी ने कह दी तुझसे कि हम तेरे साथ हैं? हम तो नहीं है तेरे साथ। तो फिर भारतीयों को मनाने के लिए जब भारतीय लोग मना कर देंगे तो क्रिप्स मिशन आएगा कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भैया जी हमारा साथ दे दो, हम फिर क्या कर जाएंगे, आपके अनुसार जो मांगे आप करते हम कर देंगे। भारतीय माने नहीं, समझ गए तुम? चालू हो बेटा अंग्रेज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी तुमने ऐसे ही कहा था और हमको लगा के हमारे लोगों के सिरमिक के रूप में लगा दिया युद्ध में, और युद्ध जीत गए हम लोगों की वजह से। फॉरवर्ड ब्लॉक इसी समय बनेगा। मैं आपको बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस कैसे हैरेस कर देगी, कैसे वो कांग्रेस को छोड़ जाएंगे और एक नया संगठन बनाएंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक। वेवेल भारत की आजादी के पहले का शिमला समझौता वेवेल के समय पर हुआ, वेवेल योजना इसी के समय आएगी। माउंटबेटन स्वतंत्रता के समय है।